श्रृंखला की शुरुआत में संघीय जांच ब्यूरो के विशेष एजेंट मार्क बिनफोर्ड अपने दुर्घटनाग्रस्त वाहन से निकलते हैं और लॉस एंजलिस शहर को उथल पुथल में खोजते हैं। कारें आपस में टकरा गई हैं, हवाई जहाज पास की इमारतों से टकरा गए हैं और सैकड़ों और हजारों लोग मारे गए हैं। इसके बाद श्रृंखला 4 घंटे पहले वापस कूद जाती है, जहां मार्क अपने घर पर काम के लिए तैयार हो रहा है। वह अपनी पत्नी के साथ रहता है, ओलिविया पेशे से एक डॉक्टर, और उनकी 6 साल की बेटी चार्ली। नाश्ते के बाद मार्क बाहर जाता है और चार्ली की दाई निकोल का अभिवादन करता है। वह उसे उस दिन देर से रुकने के लिए कहता है क्योंकि ओलिविया को अस्पताल में देर से शिफ्ट में काम करना पड़ता है। निकोल इसे अकेले कुछ समय बिताने के सही अवसर के रूप में लेती है, इसलिए वह स्वीकार करती है। इस बीच ओलिविया एक साथ ही डॉक्टर ब्राइस वर्ली को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठाता है। पता चला कि उसने कुछ दिनों से काम पर नहीं जाना है। फिर हमें एक घाट पर ले जाया जाता है जहां ब्राइस लापरवाही से घूम रहा है। जैसे ही वह आसपास के लोगों को आनंद लेते हुए देखता है, वह अपने बैग से एक हथकड़ी निकालता है। दूसरी ओर मार्क एक अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग में भाग ले रहा है, जहां मार्क का एक मित्र आरोन स्टार्क भाषण दे रहा है। वह बताता है कि कैसे उसकी समुद्री बेटी ट्रेसी की अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई और कैसे उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बैठक के बाद मार्क अपने दोस्त को आगे बढ़ने और एक लड़की खोजने के लिए कहता है और बात वाला अनिच्छा से सहमत होता है। बाद में मार्क अपने साथी डिमिट्री के साथ एक अनाम महिला का सर्वेक्षण करता है। डिमिट्री उसकी तस्वीरें लेती अपने साथियों के साथ हाथ मिलाते हुए कुछ ही देर बाद अज्ञात महिला और उसके साथी काले वाहन में सवार हो जाते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। यह देखकर मार्क ने अपने बॉस स्टैनफोर्ड विडिक और एक साथी एफबीआई एजेंट जेनिस हॉक को मोबाइल निगरानी की तैयारी के लिए रेडियो दिया। दुर्भाग्य से वाहन के रहने वालों को पता चलता है कि उनका पीछा किया जा रहा है और वे भागने का प्रयास करते हैं। मार्क और डिमिट्री तुरंत वाहन का पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लॉस एंजलिस की सड़कों के माध्यम से एक उच्च गति का पीछा होता है। लेकिन इससे पहले कि बुरे लोग पकड़े जाते, अचानक दुनिया एक ब्लैकआउट में चली जाती है। इस दौरान हर कोई होश खो बैठता है और अपने भविष्य की एक झलक देखता है। मार्क देखता है कि वह अकेला है और रात में अपने कार्यालय में तनाव में रहता है। वह लिखता है और कौन जानता है, एक पेज एडी कैलेंडर पर बुलेटिन बोर्ड पर सामान पोस्ट करता है और कुछ शराब पीता है। कैलेंडर के अनुसार दिन 29 अप्रैल 2010 है। जैसे ही लाल लेजर लाइट मार्क के कार्यालय के अंधेरे को भेदती है, नकाबपोश लोग कमरे में प्रवेश करते हैं और मार्क की तलाश करते हैं, क्योंकि वह वैश्विक आउटेज के बारे में बहुत कुछ जानता है। वर्तमान में सब कुछ तबाह हो गया है। 2 मिनट और 17 सेकंड के लिए पृथ्वी पर सभी लोग बेहोश हो गए। इस घटना की गंभीर परिणाम है बड़े पैमाने पर वाहन दुर्घटनाएं, दुर्घटनाग्रस्त विमान, धधकती आग और यहाँ तक कि एक कैंगरू लॉस एंजलिस शहर में घूम रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ब्लैकआउट ने कुछ लोगों को बचा भी लिया। उदाहरण के लिए ब्राइस, जो अपने जीवन में जा रहा था, को रोक दिया गया। जब वह उठता है तो वह अजीब घटना की व्याख्या एक संदेश के रूप में करता है कि उसकी मृत्यु का मतलब नहीं था। नए सिरे से प्रेरणा के साथ वह ओलिविया की सहायता के लिए अस्पताल जाता है। अस्पताल में हर कोई ब्लैकआउट से समान रूप से भ्रमित है। हालांकि उनके पास 8 साल के लड़के के रूप में इसके बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं है। डायलन सिम को अपने ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए एक सर्जरी कराने वाले हैं। अजीब बात यह है कि डायलन ओलिविया को पहली बार मिलने के बावजूद जानता है। अगले दृश्य में वीर डॉक्टर किसी तरह लड़के को बचाने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन पता चलता है कि व्यापक अंधकार में उसकी मां की मृत्यु हो गई को बदतर बनाने के लिए ओलिविया और अस्पताल के कर्मचारी उसके पिता को खोजने में असमर्थ हैं। कहीं और एफबीआई मुख्यालय में मार्क और डिमिट्री उस महिला को लाते हैं जिसका वे पीछा कर रहे थे जब ब्लैकआउट हुआ। वे उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला का दावा है कि जो हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बाद में, जैसा कि सभी एफबीआई एजेंट एक बैठक में हैं, मार्क ने अपने ब्लैकआउट विजन की बारीकियों को साझा किया। वह दावा करता है कि उसने एक फ्लैश का अनुभव किया है, लेकिन यह अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से था, इसलिए वे इसे फ्लैश फॉरवर्ड नाम देते हैं। यह सुनकर अन्य एफबीआई एजेंट भी प्रकट करते हैं कि उन्होंने उसी घटना का अनुभव किया। यह पता चला है कि सभी के पास घटनाओं की चमक थी जो अभी तक नहीं हुई है। यह यहाँ निराला हो जाता है। सभी फ्लैश 29 अप्रैल 2010 को हुए, अब से 6 महीने बाद। जबकि हर कोई अपनी चमक समझाने में व्यस्त है, डिमिट्री चिंतित है क्योंकि उसके पास एक नहीं था। वह सोचता है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि अब से 6 महीने बाद वह मर जाएगा। दूसरी ओर जेनिस ने खुलासा किया कि उसने खुद को 17 सप्ताह की गर्भवती देखा, जो अजीब है क्योंकि उसका कोई प्रेमी भी नहीं है। फिर मार्क ने उल्लेख किया कि उनकी दृष्टि में वह फ्लैश फॉरवर्ड के कारण की जांच कर रहे थे। यह सुनकर उसके मालिक विवेक उसे डिमिट्री और जेनिस को मामले की जांच करने के लिए नियुक्त करता है। अपनी जांच शुरू करने के लिए जेनिस एक वेबसाइट बनाना चाहता है ताकि दुनिया भर के लोग अपने विजन पोस्ट कर सकें, पैटर्न की खोज कर सकते। समानवाद में अपने कार्यालय में डिमिट्री मार्क को अपनी दृष्टि को एक साथ रखने में मदद करता है ताकि वे एक नेतृत्व प्राप्त कर सकें। मार्क ने खुलासा किया कि अपने फ्लैश में उन्होंने देखा कि जांच का नाम मुजेक था। नाम डी जाइबन्स एक नोट कार्ड पर लिखा हुआ था। कुछ तस्वीरें भी थी, एक बूढ़े आदमी में से एक और एक गुड़िया जो पास में एक गोली के आवरण से जल गई थी। दूसरे नोट पर ब्लू हैंड शब्द लिखे गए थे, मारने के लिए आने वाले नकाबपोश लोगों में से एक के
हाथ पर एक टैटू था, 3 सितारे। मार्क ने भी दोस्ती का ब्रेसलेट पहना हुआ था, जैसा कि बच्चे बनाते हैं, और अंत में वह भारी मात्रा में पी रहा था। कहीं और एक थकी हुई ओलिविया सोचती है कि उसके फ्लैश मतलब है। उसने अपने घर में एक आदमी को देखा था और उसे हनी कहा था, यह सुझाव देते हुए कि उसने और मार्क ने अपनी शादी समाप्त कर दी थी। ओलिविया अपने फ्लैश में मिस्ट्री मन के लिए मजबूत भावनाओं के कारण परेशान है। वह इसे मार्क के साथ साझा करती है, लेकिन गुस्सा होने के बजाय वह उसे ये कहकर सांत्वना देता है कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उन चीजों को देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि वे होने जा रहे हैं। इस बीच अस्पताल में डायलन के पिता लॉयड सिम्को अपने बच्चे से मिलने आते हैं। एक चौंकाने वाले मोड़ में ये पता चलता है कि ओलिविया ने अपने फ्लैश में जिस आदमी को देखा वह कोई और नहीं बल्कि खुद लॉयड है। घर पर वापस चार्ली ने अपने पिता को सूचित किया कि उसे एक बुरा सपना आया है। छोटी लड़की डरी हुई है, इसलिए मार्क इसके बारे में पूछताछ नहीं करता है, लेकिन तभी उसे उसकी हथेली में कुछ दिखाई देता है। चार्ली का कहना है कि यह दोस्ती का कंगन है जो उसने अपने पिता के लिए खरीदा है। ब्रेसलेट वही है जिसे मार्क ने अपने फ्लैश में पहना था। यह महसूस करते हुए कि उसकी फ्लैश घटनाएं सामने आ रही हैं, मार्क अभिभूत हो जाता है, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी को उस पर ब्रेसलेट लगाने देता है। फुटेज पर पिछले 5 घंटे बिताए कई सुरक्षा कैमरों से हर वीडियो एक ही चीज को दर्शाता है। दुनिया भर में लोग 2 मिनट और 17 सेकंड के लिए ब्लैकआउट करते हैं। हालांकि एक वीडियो में जो डिट्रॉइट में एक खेल आयोजन में रिकॉर्ड किया गया था, एक आंकड़े को छोड़कर पूरे स्टेडियम की भीड़ बेहोश हो जाती है। व्यक्ति धीरे धीरे स्टेडियम के साथ आगे बढ़ता है जब तक कि अंत में बाहर निकलने की छाया में गायब नहीं हो जाता। अगले दिन स्कूल में चार्ली अपने एक सहपाठी के साथ मुश्किल में पड़ जाती है जब उसे ब्लैकआउट में जो कुछ भी देखा उसे साझा करने के लिए मजबूर किया जाता है। बाद में एक कर्मचारी बैठक में वेडेक ने एलए फील्ड ऑफिस के कर्मचारियों को सूचित किया कि 6 FBI एजेंटों ने उस सुबह इस्तीफा दे दिया था, जिससे 3 दिन के कुल इस्तीफे 18 हो गए। जैसे ही वह स्थिति की व्याख्या करना जारी रखता है, एक महिला उसे बाधित करती है और उसके भाषण का मजाक उड़ाती है। प्रमुख अनास्तासिया मार्कम के रूप में पेश किया गया है। मातृभूमि सुरक्षा केंद्र थी। मार्क का फोन बजता है और वह ये कहते हुए दरवाजे से बाहर निकलता है कि उसकी बेटी के स्कूल में कोई समस्या है। अगले दृश्य में मार्क चार्ली के स्कूल में ओलिविया और प्रिंसिपल पायरन से मिलता है के लिए छोटी लड़की की अनिच्छा के बारे में चिंतित है। अपनी दृष्टि के बारे में बात करने बाद में मार्क और ओलिविया ने इस मामले पर चर्चा की और अनुमान लगाया कि उनकी बेटी ने ओलिविया की दृष्टि में उस व्यक्ति को देखा था। इस बीच FBI फील्ड ऑफिस में अनास्तासिया जांच की वैधता के बारे में संदेह व्यक्त करती है, पर बहुत अधिक समय और पैसा खर्च कर रही है। बेकार वेबसाइट, लेकिन उसका व्यवहार तेजी से बदल जाता है जब वेडेक उसे उस व्यक्ति का डिट्रॉइट स्टेडियम का सुरक्षा वीडियो दिखाता है जिसे वे संदिग्ध शून्य के रूप में संदर्भित करते हैं। कुछ ही समय बाद, जैसा कि डेमिट्री और मार्क डी के बारे में बात कर रहे हैं, गिबन्स जेनिस ने उन्हें बाधित करते हुए घोषणा की कि दीदी जाइबन्स नाम की एक महिला डेमिट्री को देखने के लिए कह रही है। बिना समय गवाए FBI एजेंट जाइबन्स से पूछताछ करने लगते हैं। जब उसके फ्लैश के बारे में पूछा गया तो उसने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ कबूतरों के बारे में एक गुस्से में फोन कॉल का वर्णन किया, जिसके दौरान वह उस व्यक्ति पर मार्क और डेमिट्री से बात करने के लिए चिल्लाया। दूसरी ओर ओलिविया चार्ली को अपने साथ अस्पताल ले आती है। जाने के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए उसके पास जाता। चान उसे देखकर ओलिविया को पता चलता है कि वह वही आदमी है जिसे उसने अपने फ्लैश में हनी कहा था। चकित होकर वह अपनी बेटी को उस कमरे में ले जाती है जहां डायलन और उसके पिता मौजूद हैं। ओलिविया तब चार्ली से पूछती है कि क्या वह लॉयड को पहचानती है, लेकिन छोटी लड़की जवाब देती है कि वह नहीं करती है। हालांकि जैसे ही ओलिविया राहत की सांस लेती है, चार्ली ने डायलन को नोटिस किया और चिल्लाना शुरू कर दिया। वह यह जानने की मांग करती है कि उसे किसने चोट पहुंचाई। यह दर्शाता है कि उसने उसे अपने फ्लैश में देखा था। फील्ड ऑफिस पर वापस जेनिस ने बताया कि जाइबन्स पर उसे केवल एक ही दिलचस्प जानकारी मिल सकती है। खरीदारी करने के लिए उसके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मिनटों में 2 बार किया गया था। ड्यूटाडेमिट्री का मानना है कि क्लोन कार्ड का इस्तेमाल किसी और ने किया था। तभी वेडेक को याद आता है कि जाइबन्स ने पहले क्या कहा था। उसने अपने फ्लैश में कबूतर शब्द का बहुत बार इस्तेमाल किया। यह महसूस करते हुए कि यह शब्द महत्वपूर्ण महत्व का हो सकता है, चैनिक शब्द की खोज करता है और यूटा में कबूतर नामक स्थान की खोज करता है। जैसा कि चर्चा चल रही है, मार्क अपनी पत्नी को दालान में देखता है और खुद को बहाना देता है। ओलिविया मार्क को डायलन को देखने के लिए अपनी बेटी की प्रतिक्रिया और उस आदमी से मिलने के बारे में बताती है जिसे उसने अपने फ्लैश में देखा था। जैसा कि अपेक्षित था, मार्क यह सुनकर तबाह हो गया क्योंकि उसका सबसे बुरा डर सच होने लगा है। वह आगे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डिमिट्री एक महत्वपूर्ण लीड के साथ उन्हें बीच में रोक देता है। यह पता चला है कि जाइबन्स के क्लोन क्रेडिट कार्ड का उपयोग अभी कबूतर यूटा से बस टिकट खरीदने के लिए किया गया है। बाद में मार्क और डिमिट्री एक स्थानीय अधिकारी शेरिफ कीगन से मिलने के लिए कबूतर पहुंचते हैं। FBI और पिजन शेरिफ विभाग ने जाइबन्स के क्रेडिट कार्ड को क्लोन करने वाले को पकड़ने की उम्मीद में स्थानीय बस स्टेशन को दांव पर लगा दिया है, यह मानते हुए कि वह सही डी जाइबन्स है। हालांकि बस अंधेरे के बाद प्रस्थान करती है, उसमें कोई यात्री नहीं होता है, जिससे समूह को बहुत निराशा होती है। लेकिन जैसे ही वे दृश्य छोड़ने वाले होते हैं, वे एक परित्यक्त गुड़िया कारखाने को देखते हैं जिसे मार्क उस गुड़िया की तस्वीर से जोड़ता है जिसे उसने अपने फ्लैश में देखा था। इस सुराग के कारण समूह कारखाने में घुस जाता है और आगे बढ़ते हुए एक छाया देखता है। दुर्भाग्य से इसका पीछा करते हुए मार्क एक उल्लू के जाल को बंद कर देता है और कुछ लटकी हुई गुड़िया को चारों ओर उछाल देता है।
जल्द ही वे एक कमरे में प्रवेश करते हैं और एक अजीब आदमी को 2 लाइटर पकड़े हुए पाते हैं जो कंप्यूटर उपकरणों से घिरा हुआ है। वह लाइटर गिरा देता है और वे आग की लपटों में घिर जाते हैं। फिर आदमी ने शेरिफ कीगन को गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मार्क और डिमिट्री वापस फायर करते हैं लेकिन रहस्यमय आदमी भाग जाता है और कुछ हथगोले छोड़ता है जिससे एक विस्फोट होता है। घटना के बाद जांचकर्ताओं को एक सेल फोन और एक सफेद रानी शतरंज का टुकड़ा मिला। उनका मानना है कि रहस्यमय आदमी एक भारी भरकम कंप्यूटर हैकर है। बाद में FBI एजेंटों को पता चलता है कि गुड़िया कारखाने में खोजे गए सेलफोन ने ब्लैकआउट के दौरान एक फोन कॉल किया था। किसी को उसी स्टेडियम में कॉल किया गया था जहां संदिग्ध 0 था। यह दर्शाता है कि वे दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे ही डिमिट्री FBI भवन छोड़ रहा है उसे एक महिला से एक गुमनाम फोन कॉल प्राप्त होता है जिसमें दावा किया जाता है कि उसके फ्लैश में वह एक इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में थी जहां उसे पता चला कि डिमिट्री की 15 मार्च 2010 को हत्या कर दी जाएगी। वह उसे आगे बताती है कि वह अचानक समाप्त करने से पहले 3 बार गोली मारी जाएगी। कॉल को हैरान डिमिट्री उसे वापस बुलाने की कोशिश करती है लेकिन उसका नंबर अनुपलब्ध है। घर पर मार्क चार्ली को देखता है जो जाग रहा है। वह उसे बताती है कि वह स्कूल में मुसीबत में पड़ गई क्योंकि वह अपने फ्लैश में जो कुछ भी देखती थी उससे डरती थी। जब मार्क पूछता है कि उसने क्या देखा तो वह जवाब देती है लीच आइवंस एक बुरा आदमी है। अगले दिन FBI एजेंटों को रुडोल्फ केयर के बारे में एक रिपोर्ट का पता चलता है जो जर्मनी के क्वाल में कैद एक सजायाफ्ता नाजी है जिसने मार्क के साथ बैठक का अनुरोध किया है। पूरा विभाग भ्रमित है कि दूसरे देश का एक बूढ़ा आदमी मार्क के लिए क्यों पूछेगा और वे उसकी फाइल को देखते हैं। लो और निहारना वह वही आदमी निकला जिसकी जांच मार्क अपने फ्लैश में कर रहा था। इस रहस्योद्घाटन के कारण वेडेक ने मार्क और जेनिस को जर्मनी जाने और गियर से पूछताछ करने का आदेश दिया। अगला डिमिट्री की मंगेतर जोई सिएटल से आता है और दोनों एक मोटेल के लिए आगे बढ़ते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए वे अपने दृष्टिकोण और भविष्य पर चर्चा करते हैं। डिमिट्री तब हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि जोई का फ्लैश उनकी शादी में था और वह कथित तौर पर उसमें था। भारी मन से वह झूठ बोलता है कि उसने भी वही घटना देखी थी। अस्पताल में ओलिविया ने अपने दोस्त के साथ दोपहर का भोजन किया फेलिशिया जहां वे अपने पतियों के बारे में बात करती हैं और फ्लैश में उन्होंने क्या देखा। फेलिशिया FBI के शीर्ष अधिकारियों में से एक स्टेन की पत्नी और मार्क की अच्छी दोस्त हैं। वह दावा करती है कि उसने एक युवा लड़के अताब को देखा है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जो उसके घर पर रहता था और उसे माँ के रूप में संबोधित करता था। कहीं और मार्क और जेनिस जर्मन जेल में पहुंचते हैं जहां गियर को रखा जा रहा है और वार्डन और गियर के वकील के साथ उससे पूछताछ शुरू करते हैं। हैरानी की बात यह है कि बूढ़ा आदमी मांग करता है कि उसे जेल से रिहा किया जाए और जानकारी के बदले में उसके आरोपों को हटाकर अमेरिका में बसने की अनुमति दी जाए। बहुत विचार विमर्श के बाद मार्क सौदे के लिए सहमत होता है, लेकिन केवल तभी जब गियर अपने विश्वास के योग्य कुछ प्रकट करता है। हालांकि बूढ़ा आदमी पहेलियों और बेकार की कहानियों को समझाना शुरू कर देता है जो जासूसों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। गुस्से में मार्क गियर को उपयोगी होने का एक आखिरी मौका देता है और बाद वाला अंत में अपने फ्लैश का वर्णन करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि वह अमेरिका लौट रहा था और एक हवाई अड्डे पर वह एक सीमा शुल्क अधिकारी जेरोम मर्फी से बात कर रहा था। उसने मर्फी से कहा कि उसकी स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद देने के लिए उसकी हत्या हुई है। जब मार्क पूछता है कि उसे सभी लोगों में से क्यों बुलाया गया तो गियर ने खुलासा किया कि उसे मार्क के कारण अमेरिका भेजा गया था। गियर के फ्लैश की पुष्टि करने के लिए डिमिट्री मर्फी से मिलता है और पूछता है कि क्या उसने भी वही दृष्टि देखी है। आश्चर्यजनक रूप से मर्फी ठीक उन्हीं घटनाओं को याद करता है, इसलिए पुष्टि करता है कि बूढ़ा आदमी वास्तव में सच कह रहा था। जर्मनी में वापस मार्क ने गियर को अपनी स्वतंत्रता का वादा किया और उसे बाकी सब कुछ समझाने के लिए कहा जो वह जानता है। बूढ़ा तब बताता है कि उसने जो हत्या देखी वह उसकी जेल की खिड़की के बाहर बड़ी संख्या में कौवे का वध था। हालांकि जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है, वह मार्क को उनके बारे में अधिक शोध करने के लिए पक्षियों के बारे में एक किताब देता है। इस बीच वैश्विक ब्लैकआउट के दौरान मारे गए अधिकारियों के लिए एक स्मारक सेवा में फेलिशिया ने अताफ को एक महिला के साथ आगे की पंक्ति में बैठे हुए देखा। कुछ ही समय बाद सोई ने डिमिट्री से डी-डे यानी 29 अप्रैल 2010 के लिए अपनी शादी की तारीख निर्धारित करने का अनुरोध किया। डिमिट्री पहले तो झिझकता है, लेकिन जब सोई जोर देता है तो वह सहमत हो जाता है। राज्यों में लौटने के बाद मार्क ने अनुमान लगाया कि ऐसी अन्य घटनाएं भी हो सकती हैं जिनमें बड़ी संख्या में पक्षियों की मृत्यु हो गई हो। वह और जेनिस समाचार फाइलों को देखने के लिए कार्यालय जाते हैं। हैरानी की बात है कि उन्हें 1991 में सोमालिया से एक रिपोर्ट मिली जिसमें बड़ी संख्या में कौवे मारे गए, जबकि निवासियों ने भी चेतना के बड़े पैमाने पर नुकसान का अनुभव किया जो वैश्विक ब्लैकआउट के समान था। श्रृंखला सोमालिया के कवर क्षेत्र में 1991 में एक फ्लैशबैक दिखाती है जहां एक युवा लड़के को बकरियों के एक समूह को चराते हुए देखा जाता है। क्षण भर बाद वह देखता है कि बड़ी संख्या में कौवे उसके चारों ओर घूमते हैं। उसके आश्चर्य के लिए सभी कौवे अचानक जमीन पर गिर जाते हैं। घबराए हुए वह जल्दी से अपने गांव को देखने के लिए पहाड़ी पर दौड़ता है, केवल जमीन पर बड़ी संख्या में बेहोश लोगों को पाता है। यह एपिसोड गांव के केंद्र में एक बड़े विमान के रूप में समाप्त होता है जो किसी प्रकार का धुआं उत्सर्जित करता है।